नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बार्ड डेंटल की पॉडकास्ट में। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपके मुंह की सेहत और दांतों के बारे में आसान और सरल भाषा में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स की। क्या आपको या आपके बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है ब्रेसेस लगवाना क्या सच में तकलीफ देगा, या जो क्लियर अलाइनर्स हैं क्या ये वाकई काम करते हैं? आज हमारे साथ हैं ऑर्थोडोंटिक एक्सपर्ट डॉक्टर सनी मित्तल, जो आज हमारे पास इन सब सवालों के जवाब लेकर आए हैं। डॉक्टर मित्तल, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आकाश। तो चलिए सर, आज हमारा पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। श्योर। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं आकाश, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। सबसे पहला रीज़न जेनेटिक्स, जीन्स हैं जो हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे हम देखते हैं कि जिन पेरेंट्स के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं अक्सर उनके बच्चों में हमेशा टेढ़े मेढ़े दांत पाए जाते हैं। दूसरा रीज़न, आजकल की मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारा फूड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है जी। पहले के लोग थे पका हुआ खाना कम खाते थे, रॉ फूड ज़्यादा खाते थे, जिसकी वजह से उनके जॉ की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती थी। जॉ की डेवलपमेंट होती थी तो उन दांतों को जो थी स्पेस मिल जाती थी जी। आजकल सॉफ्ट फूड हो चुका है, जॉ की डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए जॉ साइज छोटा होता जा रहा है, इसीलिए दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है सर। सर, मैंने कहीं ये भी सुना था कि जो पुराने लोग थे उनके दांत बड़े और उनका नंबर भी ज़्यादा था। क्या ये बात सच है? बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रॉ फूड खाते थे पुराने के ज़माने के लोग जी। उसकी वजह से क्या था कि उनके दांतों की और जॉ की ना डेवलपमेंट होती रहती थी। जॉ की डेवलपमेंट हो रही थी तो साइज़ भी उनका बड़ा हो रहा था। वैसे भी हमने सुना ही है कि जैसे पुराने के ज़माने के लोग बड़े होते थे और धीरे धीरे हमारा साइज़ भी एज अ हाइट में देखें और साइज़ भी अपना कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ही जॉ का साइज़ भी हमारे कम होता जा रहा है। जॉ का साइज़ कम हो रहा है, उसी वजह से हमारे जो दांत हैं वो भी साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे अभी हम कहते हैं कि हमारे 32 दांत हैं जी। हो सकता है कि जॉ साइज़ छोटा होने की वजह से हमारे दांत भी कम हो जाए। अच्छा सर, तो मतलब हो सकता है कि आने वाले जो समय आएगा आगे, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके दांत 32 से भी कम हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे जैसे हमारा फूड सॉफ्ट होता रहेगा, जॉ की डेवलपमेंट कम होती रहेगी, वैसे वैसे उतने नंबर दांत का कम होता रहेगा। ठीक है सर। सर, ये जो टेढ़े मेढ़े दांत है तो इनका इलाज कैसे करवाया जा सकता है? इनका इलाज के लिए हमें जो है ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और बेसिकली जो है ब्रेसिस के साथ इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है सर। तो पहले हमारे दर्शकों को आज ये बताइए कि ब्रेसिस हैं क्या और ये क्यों लगवाए जाते हैं? ब्रेसेस एक ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस होते हैं जी। जो हम दांतों के ऊपर लगा के उनके अंदर वायर्स डाल के उसके सहारे से हम दांतों को सीधा करते हैं। ठीक है सर। इनको लगवाने से ही हम जो है दांतों की मूवमेंट करा सकते हैं। दांत की मूवमेंट होएगी, उसको ही दांतों की मूवमेंट करके ही हम दांतों को सीधा कर पाएंगे। ठीक है सर। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यार इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दांत अपने आप सीधे हो ही जाएंगे। नहीं, ये एक मिथ है कि जो लोगों में धारणा है कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे दांत सीधे हो जाएंगे। दांत एक बार टेढ़े मेढ़े होने शुरू हुए तो वो टेढ़े मेढ़े ही ज़्यादा होंगे, सीधे का अपने आप कभी भी नहीं होंगे। ठीक है सर। इसलिए हमें जितनी जल्दी हम इस चीज़ को देखेंगे हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, हमें इसके लिए ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन लेनी चाहिए और इनका इलाज ज़रूरी है। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत दर्द नहीं दे रहे तो इनका इलाज करवाना ज़रूरी क्यों है? टेढ़े मेढ़े दांत एक एस्थेटिकली ही नहीं, एक अपने जॉ की ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो फूड जो है हमारे दांतों के अंदर अकोमुलेट होगा जी। उससे एक तो दांतों में सड़न महसूस होगी और प्लस बदबू आएगी उनसे, प्लस जो हमारा जिंजाइवा है, जो हमारी ओरल हेल्थ है, वो भी ख़राब होती रहेगी। इसीलिए हमें जो है, चाहे टेढ़े मेढ़े दांत आपको दर्द अभी नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर ये आपको दांतों में सड़न होगी, आपके एस्थेटिकली आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इनका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ब्रेसेस किस उम्र में लगवाए जा सकते हैं? क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या इसे किसी भी उम्र में लगवाया जा सकता है? आकाश, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है जी।
अब कई लोग कहते हैं कि हाँ ये बच्चों में ही असरदार रहते हैं, पर जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो किसी भी एज में हम करवा सकते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों में ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। इस कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो बूढ़ों में है इलाज उनमें भी पॉसिबल है, बस उनकी जो बोन है बोन हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है सर। बोन अगर हेल्दी नहीं है तो उसमें ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे। अगर बोन हेल्दी है तो एज इज़ नॉट अ मैटर। ठीक है सर। ट्रीटमेंट किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग अलाइनर्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को अलाइनर्स के बारे में भी बताइए कि ये क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अलाइनर्स भी आजकल के मॉडर्न ज़माने का अप्लायंस, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस ही है। ये एक प्लास्टिक की ट्रे की तरह होता है, ठीक। जिसको पेशेंट अपने सहूलियत के हिसाब से पहन सकता है, उतार सकता है। ट्रेडिशनली क्या था, पहले ब्रेसेस लगते थे, वो दांतों के ऊपर चिपक जाते थे और फिर पेशेंट उसको उतार नहीं सकता था। ठीक है। बट अलाइनर्स के साथ क्या है, पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार उसको कहीं बाहर जाना है तो वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए कहीं पे जाना है तो वो अपने अलाइनर्स को उतार सकता है। ये भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का ही एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। सर एक अहम सवाल, क्या जो ये अलाइनर्स हैं ये भी उतने ही कारगर हैं जितने हमारे ब्रेसेस थे? देखो, अलाइनर्स भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम अलाइनर्स के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ब्रेसिस के साथ हम कोई जैसे भी टेढ़े मेढ़े दांत होते थे हम उनको सीधा कर सकते हैं, बट अलाइनर्स के साथ जो है हम मूवमेंट्स, बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स कर सकते हैं। सपोजिटली थोड़े से दांतों में आगे वाले दांतों में स्पेस है, थोड़े दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उन्हीं दांतों को हम अलाइनर्स के साथ ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा है जैसे जिनमें हमें दांत निकालने की ज़रूरत पड़ती है, उन केसेस में कई बार अलाइनर्स काम नहीं करते। उसके लिए हम ये कहेंगे कि उसके लिए ट्रेडिशनल ब्रेसेस आर मच बेटर देन अलाइनर्स। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट है ये आमतौर पर कितना समय लेता है? टाइम की इसमें कोई लिमिट नहीं है आकाश। कई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें थोड़ी सी मालक्लूजन होती है, मालक्लूजन मतलब टेढ़े मेढ़े दांत थोड़े से होते हैं या थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, अलाइनर्स उनमें अच्छा काम करते हैं और वो जो है टाइम भी उनमें थोड़ा सा कम लगता है। जी। हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अलाइनर्स के साथ ये वाली दांतों का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने में हो सकता है। ठीक है सर। सर एक बहुत ही अहम सवाल जो लोगों के दिमाग में आजकल मोस्टली चलता है, क्या ब्रेसेस लगवाना सच में दर्दनाक है? ये बिल्कुल सही है कि हाँ, दर्दनाक नहीं कहूँगा मैं। देखो, दर्द की परिभाषा हर पेशेंट की डिफरेंट है। अभी मैं आपके हल्का सा इस तरीके से काटूंगा तो आपको दर्द नहीं महसूस होगा, बट यही मैं किसी सेंसिटिव बच्चे के इतना सा करूँगा वो कहेगा कि मेरे बहुत दर्द है। जी। दर्द होता है, जैसे जैसे दांतों में मूवमेंट होती है तो खिंचाव पड़ेगा दांतों के अंदर तो वो दर्द करेंगे, बट इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता कि सहन नहीं होता। ठीक है। ठीक। चलिए डॉक्टर मित्तल एक छोटा सा गेम खेलते हैं, मिथ या फैक्ट। ब्रेसेस लगवाने के बाद हम कुछ खा नहीं सकते, ये मिथ है या फैक्ट? ये प्योरली एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं खा सकते। हाँ, थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं कि हमें हार्ड फूड नहीं बाइट करना। जी। हार्ड फूड में जैसे हम नट्स वगैरह खाते हैं, हमें उनको कच्चा नहीं खाना। जी। कोई भी चीज़ खानी है हम छोटे छोटे पीसेस करके कुछ भी खा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हाँ हमें इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ है, कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, एक ही चीज़ है कि हमें कोई चिपकने वाली चीज़ नहीं खानी ज़्यादा, जो दांतों के ऊपर चिपकेगी या कोई ब्रेसिस के ऊपर चिपकेगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट अगर उसको निकालने की कोशिश करेगा तो उस प्रोसेस में वो कई बार अपने ब्रेसिस को तोड़ लेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप खाओ कुछ भी, चिपकने वाली चीज़ कम खाओ। हार्ड चीज़ को खाना है तो आप उसको पीसीस करके कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है सर। तो मतलब कुल मिला के ये मिथ ही है। ठीक है सर। ऑर्थो ट्रीटमेंट के टाइम दांत निकलवाना पड़ता है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी भी चली जाती है, क्या ये मिथ है या फैक्ट? ये टोटली एक मिथ है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, हम उनको बताते हैं कि देखो आपके बच्चे में दांत टेढ़े मेढ़े, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, स्पेस इतनी नहीं है तो हमें इसके लिए दांत निकालना पड़ेगा। बट पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन ये होता है कि दांत क्यों निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हम उनको बताते हैं कि जी देखिए इसमें स्पेस कम है, हमें दांत को अगर सेट करना है, अपनी पोजीशंस पे सेट करना है तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, बट वो स्पेस कैसे आएगी? दांत निकाल के। फिर पेरेंट्स का सवाल आता है, सर अगर दांत निकालेंगे तो देखिए चश्मा लग जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। दांतों का और आंखों का कोई भी कनेक्शन नहीं है।
मेरे चश्मा लगा है तो मेरा क्या कोई दांत निकला हुआ है? बिल्कुल। हाँ, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में बच्चा खाने में लापरवाही करता है जिससे न्यूट्रिशन की कमी आती है। न्यूट्रिशन की कमी से आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, ये एक चीज़ है, बट ब्रेसिस की वजह से आंखों में कमज़ोरी आ जाए, ये बिल्कुल एक मिथ है। ठीक है सर, ब्रेसिस दांतों को कमज़ोर कर देते हैं, सर ये मिथ है या फैक्ट? देखो, ये सवाल के जवाब दोनों ही हैं, मिथ भी है, फैक्ट भी है। फैक्ट कैसे, मिथ कैसे है कि हाँ, हम पहले ट्रीटमेंट करने के टाइम दांतों को हिलाते हैं, हिला के हम उनको अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, तो लेकिन लेके आने के बाद वो दांत जब अपनी नई पोजीशन पे आके फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो कमज़ोर नहीं रहते। तो ये तो होगी आपकी मिथ के लिए। फैक्ट के लिए पेशेंट को क्या लगता है कि जब हम उनको अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, उसके बाद पेशेंट को लगता है कि दांत हिल रहे हैं मेरे। थोड़े टाइम के लिए वो हिलते हैं क्योंकि हम वो एक नई पोजीशन में आए हैं, वहाँ पे उनको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, फिक्स होने के लिए टाइम लगेगा। तो वो टाइम अगर पेशेंट नहीं देता है तो उसको फिर लगता है कि ये दांत कमज़ोर हो गए। अगर प्रॉपरली पेशेंट फॉलो करे, ऑर्थोडोंटिक रिटेनर्स पहने, रिटेनर्स का प्रोटोकॉल फॉलो करे, तो वो दांत अपनी जगह पे दोबारा पक जाएगा और फिर वो नहीं हिलेगा। ठीक है सर, तो मतलब इसका जवाब वैसे जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग के लिए तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ बिल्कुल सही है कि दांत कमज़ोर हो गए, पर आने वाले टाइम में अगर जब तक वो हिलेंगे नहीं तो अपनी नई जगह पे आएंगे कैसे? बिल्कुल। ठीक है सर, तो कुल मिला के कहा जाए तो ये एक मिथ ही हुआ कि दांत कमज़ोर हो। बिल्कुल। ठीक है सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, ब्रेसेस कितने किस्म के होते हैं? ब्रेसेस के किस्म में ऐसे आ जाएगा कि ब्रेसेस 2-3 टाइप के आते हैं। ब्रेसेस में एक तो मेटल के ब्रेसेस आते हैं, एक सिरेमिक के ब्रेसेस आते हैं जिनको हम पेशेंट को कहते हैं कि दांत के रंग के ब्रेसेस आ जाएंगे। लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं कि वो दांत, ये ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों के आगे लगते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों के अंदर वाली साइड लगते हैं। चौथा आपका अलाइनर्स हो गए। तो ये 4-5 किस्म के आपके ब्रेसेस के टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है सर, ब्रेसेस लगवाने के बाद खान पान में क्या परहेज रखना पड़ता है? खान पान में बेसिकली तो हम तो पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जैसे ही आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू होता है उसके बाद दांतों में थोड़ी बहुत मूवमेंट शुरू होएगी। पेशेंट खा कुछ भी सकता है जो उससे खाया जाए। हाँ, उसको सिर्फ 2-3 चीज़ों का परहेज़ करना है। एक तो उसको कोई चिपकने वाली चीज़ नहीं खानी। चिपकने वाली चीज़ जैसे कोई हम फास्ट फूड खाते हैं, वो सॉफ्ट होता है, वो ब्रेसिस के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। पेशेंट फिर उसको निकालने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से आपके ब्रेसिस टूट सकते हैं। हार्ड फूड हैं, हम कहते हैं कि टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, मत खाओ। तो कैंडी होती है, हार्ड होती है, पेशेंट उसको बाइट करने की कोशिश करे तो कई बार वो इस तरीके से बाइट करेगा कि वो ब्रेसिस के ऊपर बाइट होएगा। ब्रेसिस के ऊपर बाइट होगा तो ब्रेसिस निकल जाएंगे। नट्स हैं, कच्चे नट्स मत खाओ। बादाम है, कच्चे बादाम मत खाओ। अखरोट वगैरह है वो तोड़ने की कोशिश ना करो। बादाम को भिगो के पेशेंट आराम से खा सकता है। अखरोट की गिरी को निकाल के आराम से खा सकता है। ठीक है सर, कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्रेसेस लगवाने के बाद उनकी फेस की शेप चेंज हो गई, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, फेस की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखो, कई बार क्या होता है कि छोटी एज में बच्चा हमारे पास आता है, ये हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में सिर्फ हम दांतों को कंसल्ट नहीं करते, हम जॉस को भी कंसल्ट करते हैं। अपर जॉ और लोअर जॉ, 2 जॉस होते हैं हमारे मुंह में। 6-7 साल की उम्र में बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाती है। उस एज में कई बार बच्चे का, कईयों का मैं हमने देखा है कि अपर की जॉ ग्रोथ ज़्यादा होती है, कईयों में होती है कि लोअर की जॉ ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर हम उस टाइम पे इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कर लें, सही टाइम से करवा लें पेशेंट, तो हम फेस की शेप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ग्रोइंग एज में। हाँ, लेकिन अगर ये ग्रोथ फेज ख़त्म हो चुका है उसके बाद हम जॉस की डेवलपमेंट तो नहीं करा सकते, जॉ की ग्रोथ तो नहीं करा सकते, लेकिन सिर्फ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से दांतों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से आपके जॉस की अगर पोजीशन सही हो जाए तो फेस में काफ़ी अच्छे चेंजेस आते हैं। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, तो अगर हम जैसे एक रेगुलर डेंटिस्ट से करवाएं और एक ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट से कराएं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? देखो, वैसे तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है, ऑर्थोडोंटिक ब्रांच जो है वो है एक स्पेशलिस्ट ब्रांच। ठीक है सर। बीडीएस में भी बच्चा जो है, जो जनरल डेंटिस्ट है वो भी कर रहे हैं, आजकल के टाइम में देखें तो वो कर रहे हैं। बट जो चीज़ एक कंसल्टेंट देखेगा, जो स्पेशलिस्ट एक प्रॉब्लम को देखेगा, वो हो सकता है जनरल डेंटिस्ट उस चीज़ को मिस कर दे।
तो मेरी राय में तो आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, जॉ की प्रॉब्लम लगे या दांत टेढ़े मेढ़े लगे, आपको कंसल्टेशन आपको एक स्पेशलिस्ट से ही लेनी चाहिए। ठीक है सर, जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या दोबारा उन्हें ब्रेसेस या अलाइनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, अलाइनर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेसेस पे भी ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का ख़त्म हो चुका है, दोबारा भी ट्रीटमेंट करवाने की नौबत आ सकती है। पेशेंट कई बार, जैसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम रिटेनर्स लगाने पड़ते हैं पेशेंट को। पेशेंट अगर वो रिटेनर पहनने में लापरवाही करेगा तो दांत अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस जा सकते हैं। हाँ ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे, नॉर्मल वाली पोजीशन पे, पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे। अगर 100% हमने ट्रीटमेंट ठीक किया है तो हो सकता है 30-40% वापस अपनी जगह पे चले जाए। तो अगर वो कंडीशन आती है, उसके लिए हमें दोबारा से ट्रीटमेंट फिर से करवाना पड़ सकता है। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि अगर वो पेशेंट जो चीज़ आपने उसको बताई कि आपको उसको रिटेनर पहनना पड़ेगा कुछ समय तक ताकि उसके जो दांत है वहाँ पे फिक्स हो जाए, अगर वो ये चीज़ नहीं करता तो ये कंडीशन क्रिएट होगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि जैसे आपका डेंटिस्ट आपको बता रहे हैं कि आप उन रिटेनर्स को पहनिए या आप जो भी उनको प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करिए, अगर आप वो नहीं करते तो आपका ये किया कराया जितना भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो पूरा का पूरा फेल भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर। सर अभी हम बात कर रहे थे रिटेनर्स की। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि रिटेनर्स क्या हैं और इनका यूज़ क्या है? रिटेनर्स, जैसे हम फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक दांतों को हमने नई पोजीशन पे लाके फिक्स कर दिया जी। वहाँ पे उनको पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है जी। तो उन पकने वाले टाइम के लिए हमें एक अप्लायंस लगाना पड़ेगा। पेशेंट को एक अप्लायंस पहनना पड़ता है जिसको हम रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस बोलते हैं जी। उसको हम रिटेनर कहते हैं। रिटेनर, वो उससे क्या होगा कि जो हम दांत अपनी नई पोजीशन पे आए हैं, रिटेनर सिर्फ उन दांतों को वहाँ पे रिटेन करके रखेगा जी। अपनी नई पोजीशन पे पकड़ के रखेगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ कि ये दांतों ने इस तरफ मूवमेंट करनी है, इस तरफ मूवमेंट करनी है। जो पोजीशन आपने ऑर्थोडोंटिस्ट ने उसको बना के दे दी, वो उन दांतों को वहाँ पे पकड़ के रखेगा। ठीक है सर। सर कई पेशेंट्स ये भी सोचते हैं कि जैसे हमने जो रिटेनर्स लगाए हैं उसकी वजह से दांतों में हमें तकलीफ होगी, क्या ये बात सच है? थोड़ी बहुत तकलीफ तो मैं देखो आकाश तुम्हें बताऊंगा कि हाँ रिटेनर्स पहनने में पेशेंट को आती है। रिमूवेबल प्लेट होती है, जैसे हम कहें कि हमारे मुंह में हम नॉर्मल रखें और उसके अंदर हम कोई अप्लायंस डाल दें, टंग की मूवमेंट हमारी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी जिसकी वजह से हमें बोलने में दिक्कत आएगी। तो रिमूवेबल अप्लायंसेस जो हम लगाते हैं, रिटेनर्स जो हम लगाते हैं, उससे पेशेंट को 2-4 दिन के लिए तो दिक्कत आती है जी। बट उसके बाद अगर पेशेंट उसके साथ ट्रेन हो जाए, फिर कंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट, फिर उसके बाद उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है सर। एक अहम सवाल जो आजकल ट्रेंड में भी है, क्या जो ये अलाइनर्स हैं इनको ऑनलाइन मंगवा के इस्तेमाल करना सेफ है? आकाश, ये चीज़ है, हाँ ये काफ़ी स्टडीज़ आजकल हो रही हैं। कई पेशेंट्स क्या होते हैं, उनको ऑनलाइन काफ़ी सस्ती डील्स मिल जाती हैं। डील्स, मैं इन चीज़ों को डील्स में ही बोलूँगा, ये ट्रीटमेंट में नहीं आएंगी। हम देखते हैं कि हाँ शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के टाइम हम देखते हैं नेट पे सर्च करने लग जाते हैं कि हमें कहाँ पे डील क्या मिल रही है। जो ये कंपनीज़ हैं जो हमको ऑनलाइन ये अलाइनर्स दे रही हैं, उनको ये नहीं पता कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो इससे पेशेंट को तो सस्ता लगता है तो पेशेंट उसको ऑनलाइन मंगवा लेता है, बट पेशेंट को ये नहीं पता कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सर क्या इनविजिलाइन और क्लियर अलाइनर्स एक ही चीज़ हैं या ये अलग अलग है? ये एक ही चीज़ हैं, बट इनविजिलाइन जो है एक ट्रेडमार्क कंपनी का नाम है जी। और अलाइनर्स है अलाइनर्स की ही फॉर्म। इनविजिलाइन जो होते हैं वो अमेरिका से बन के आते हैं। अलाइनर्स हमारी इंडिया में 10-12 कंपनी वो हैं, वो अलाइनर्स का वो भी काम कर रही है। मतलब चीज़ सेम ही है। ठीक है सर। क्या ब्रेसेस लगवाने के बाद बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है? बिल्कुल, ये मंथली चेकअप होता है इसका। ब्रेसेस लगवाने के बाद, जैसे हमने ब्रेसेस लगाए हैं पेशेंट के, तो टाइम बाय टाइम उसको हमें टाइट करना पड़ता है जी। वायर्स होती हैं, इनिशियली हम सॉफ्ट वायर्स डालते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे दांतों में मूवमेंट आती है, जैसे जैसे अपनी पोजीशन पे आते रहते हैं दांत, हम वैसे वैसे हार्ड वायर्स पे शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम पेशेंट को बार बार हर मंथली विजिट, कोई मंथली विजिट पे आता है, कोई 15-40 दिन की विजिट पे आता है, कोई 50 दिन की विजिट पे आता है।
लेकिन पेशेंट को आना पड़ता है जी। अगर पेशेंट नहीं आता है कई बार, सपोजली हाँ कई पेशेंट्स होते हैं कि वो बाहर पढ़ रहे होते हैं, ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन वो 3-3, 4-4 महीने नहीं आते। जो एक वायर ने इनिशियली 1 महीने के लिए हमने डाली है या 2 महीने के लिए हमने डाली है, वो पेशेंट अगर 4 महीने के बाद आएगा, वो ओवर करेक्शन या ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है उसको। तो फिर उसको सही करने के लिए हमें टाइम दोबारा लगता है। तो इसीलिए ये बोला गया कि हाँ कि रेगुलर कंसल्टेशन और रेगुलर विजिट्स अपनी जाना चाहिए पेशेंट को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। ठीक है सर, ब्रेसेस लगवाने के बाद मुंह में कट आना या ये दर्द होना, क्या ये आम बात है? नए जब जैसे पेशेंट के नए ब्रेसेस लगते हैं, नया कोई चीज़ हम खुद भी देखते हैं कि हम आज मार्केट से नया जूता भी लेने चले जाएं तो आकाश 2 दिन तो वो भी हमें तंग करता ही है। सिमिलरली विद द ब्रेसेस 2 या 3 दिन तो हमें पेशेंट को लगता ही है कि हाँ कि मुंह में कुछ नई चीज़ लगी है, उससे कट भी लगेगा उसको। हाँ, अगर वो उसको ज़्यादा छेड़ेगा, मुंह के साथ कुछ करेगा, सपोजली बच्चे ने लगवाई है और वो कोई स्पोर्ट्स में है जी, बास्केटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बाई चांस वो फुटबॉल उसके मुंह में लग जाए तो वो ब्रेसिस जो लगे हुए हैं वो होंठ को काट देंगे जी, ब्रेसिस टूट जाएंगे, होंठ को काट देंगे और दिक्कत आएगी। ठीक है सर, एक अहम सवाल, जिन लोगों ने ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवा रखा है वो अपनी डेली ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें? डेली ओरल हाइजीन इसमें मेंटेन करने के लिए आकाश हम पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि जैसे ही आप कुछ खाएं उसके बाद ब्रश ज़रूर करें। अगर ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है, अलाइनर्स में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि अलाइनर्स में तो ब्रेसिस तो कुछ है नहीं, रिमूवेबल प्लेट की तरह है। वो खाना खाने के टाइम पेशेंट ने वो प्लेट निकालनी है और फिर उसको साफ़ करके पेशेंट लगा सकता है दोबारा। लेकिन ब्रेसिस में तो फिक्स है, कुछ भी खाएगा पेशेंट तो फूड जो है उसके ब्रेसिस के अंदर जम जाएगा जी, फंस जाएगा। उसको निकालने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जब भी आप कुछ खाओ तो हल्का सा ब्रश जो है ज़रूर कर लो या अच्छे से उसको रिंस कर लो ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। ठीक है सर, युवा पीढ़ी के लिए एक अहम सवाल, क्या ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाने के बाद आदमी का आत्मविश्वास भी बढ़ता है? बिल्कुल, मैंने कई पेशेंट्स का इलाज किया है जिनके पेरेंट्स हमें आके कहते थे हमारा बच्चा जी उसके दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, ये बच्चों में घुल मिल नहीं पाता, हंस नहीं पाता, बोल नहीं पाता, चेहरा छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उस साथ वाले बच्चे उसको छेड़ते हैं कि तेरे दांत गंदे हैं। हाँ, ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, उसके बाद बच्चे में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतना इम्प्रूवमेंट देखा। मैंने खुद की इम्प्रूवमेंट की देखी है कि हाँ कि बच्चे में कितना इम्प्रूव हुआ है जी। हंसने लगा है बच्चा, बोलने लगा है। पहले जब उसने ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो कभी बच्चा बोलता ही नहीं था, उसके मदर ही सारा कुछ बोलते थे या उसके फादर आते थे तो वो बोलते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे को लगा कि हाँ मेरे दांतों में अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आया कि वो खुद बोलने लगा और फिर वो हंसने लगा। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कि जो बच्चा पहले शाय था, बोल नहीं पाता था, घुल मिल नहीं पाता था, अब वो सबसे शैतान बच्चा बन गया। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ठीक है सर, अंत में आप हमारे व्यूअर्स को ब्रेसिस और अलाइनर से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट जो भी है, अगर बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट जो है करवा लेना चाहिए, चाहे वो ब्रेसिस के साथ हो चाहे वो अलाइनर्स के साथ हो। हमें इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि यार ये इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी फ़र्क आता है बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस में, बच्चे के ओरल हाइजीन में। आजकल की तो मेडिकल कंडीशन भी कई ऐसी हैं कि वो मुंह से होते हुए सीधा अपनी पूरी बॉडी के पास जाती हैं। अगर बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनमें दांतों में कुछ फंसेगा और उससे ओरल हाइजीन उसकी ख़राब होगी। ओरल हाइजीन ख़राब होगी तो वो आगे पूरी बॉडी में ही उसकी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हाँ कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या जॉ साइज़ में कोई डिफरेंस आ रहा है तो बच्चे का हमें ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ठीक है सर। वाह डॉक्टर मित्तल, आपने तो ब्रेसिस और अलाइनर्स की सारी उलझनें ही दूर कर दी। आज आपने बिल्कुल आसान और सरल भाषा में हमें ये समझाया कि ब्रेसिस और अलाइनर्स आज के ज़माने के लिए कितना ज़रूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद लोग ब्रेसिस से डरना बंद करेंगे और अपनी मुस्कान को संवारने के लिए अपना पहला कदम ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों,
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो बात डेंटल की चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।